टैक्सोनॉमी का अर्थ है वर्गीकरण का विज्ञान। अगर हम सरल शब्दों में जाने कि यह क्या है, तो जो भी जीवित या विलुप्त पौधे हैं या जानवर हैं, उनको हम पहचानते हैं और उनके गुणों के आधार पर उन्हें अलग अलग समूहों में बांटते हैं, तो इसे ही हम टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। तो जो टैक्सोनॉमी है वो क्या है? टैक्सोनॉमी एक यूनानी शब्द है जिसमें कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है टैक्सिस, दूसरा है नोमस। टैक्सिस का अर्थ होता है व्यवस्था या अरेंजमेंट और नोमस का अर्थ होता है लॉ या नियम। तो टैक्सोनॉमी का मतलब है नियमों के आधार पर हम जीवों को व्यवस्थित कर रहे हैं या जीवों को हम अरेंज कर रहे हैं। जैसे हमने कोई पौधा देखा और उसको हम पहले से जो नियम है ऑलरेडी, हम उसके अंतर्गत उसको पहचानेंगे कि ये कौन सा पौधा हो सकता है। तो ये हम किस में करते हैं? टैक्सोनॉमी में करते हैं। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्विट्जरलैंड के वनस्पति वैज्ञानिक किसने किया था? ऑगस्टिन पिरामस डी कॉन्डोल ने 1813 में अपनी पुस्तक थ्योरी एलिमेंट्री डी ला बॉटनिक में किया था। एक स्विट्जरलैंड के बॉटनिकल वैज्ञानिक थे जिनका नाम ये था। तो उन्होंने 1813 में अपनी थ्योरी एलिमेंट्री डी ला बॉटनिक में ये सब डिस्कस किया था। अब टैक्सोनॉमी की हमें अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग टाइम पे परिभाषाएं दी हैं जिन्हें हम देखेंगे। तो पहला जो वैज्ञानिक है जॉर्ज गेलॉर्ड सिम्पसन, इन्होंने 1961 में कहा टैक्सोनॉमी क्या है? वर्गीकरण का सैद्धांतिक अध्ययन है। यानी कि हम इसमें क्लासिफिकेशन देखते हैं जिसमें उसके आधार, सिद्धांत और नियम शामिल हैं। सेकंड जो है अर्नेस्ट मेयर के अनुसार टैक्सोनॉमी जीवों को वर्गीकृत करने का सिद्धांत और व्यवहार है। ये उन वैज्ञानिकों ने दे रखी है परिभाषा, इसको एज इट ही पढ़ना होता है। तो ये ऐसे ऐसे दे रखी है उन्होंने। जो थर्ड वन है वो क्रिस्टोफरसन ने दी है 1995 में। इनके अनुसार टैक्सोनॉमी जो है जीवों की पहचान करना है, उन्हें नाम देना है और उन्हें व्यवस्थित करना है। तो ये तीन वैज्ञानिकों ने तीन परिभाषाएं दी अपने अपने हिसाब से, ताकि हम टैक्सोनॉमी को और अच्छे से समझ पाएँ। अब आगे हम देखते हैं कि सामान्य और वैज्ञानिक जो वर्गीकरण है उसमें क्या अंतर होता है। तो हम जो वर्गीकरण करते हैं अपने हिसाब से, उसमें और साइंटिफिक जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्या क्या डिफरेंट देखने को मिलता है। तो जैसे ही हमें कोई भी रेंगता हुआ कीड़ा देखने को मिल जाता है, तो हम क्या कहते हैं? उसे कीड़ा कह देते हैं। कोई भी जो रेंगता हुआ जीव दिखेगा, हमें उसे क्या कहते हैं? कीड़ा चल रहा है। लेकिन हमें उसे और उसका ओरिजिनल नेम नहीं पता होता। और वैसे ही हम जब पानी में देखते हैं मछली वगैरह, कुछ भी चीज़ तैर रही होती है, तो हम उसे मछली कह देते हैं। तो ये क्या है? हम आम लोगों की भाषाएं हैं। वहीं अगर वैज्ञानिक किस तरीके से इसको देखते हैं, वैज्ञानिक इसको केवल भारी समानता के उससे नहीं देखते हैं, उसको इनकी एनाटॉमी में भी जाते हैं। और इसमें बहुत अंतर होता है। इसकी भारी जो बाहर से जो दिख रहा है और इसकी एनाटॉमी में बहुत अंतर होता है। इसलिए वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण प्रणाली बनाई गई है जिससे पूरी दुनिया में केवल एक ही नाम हो और एक ही पहचान हो उस जीव की। ऐसा ना हो कि हम यहाँ पे उस जीव को कुछ और नाम दे रहे हैं और अमेरिका में कुछ और नाम दिया जा रहा है उसको। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वैज्ञानिक या साइंटिफिक टैक्सोनॉमी बनाई गई है। इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे अमेरिकी रॉबिन है और अंग्रेजी रॉबिन है, ये दोनों अलग अलग पक्षी हैं। वैसे ही सेलफिश और स्टारफिश में फिश तो है, लेकिन ये असली में मछली नहीं होती है। ये किस में आते हैं? इंसेक्ट्स में आते हैं, ये मछली नहीं होती है। और टैक्सोनॉमी और सिस्टेमेटिक्स क्या होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। अर्नेस्ट मेयर ने कहा था
कि जो टैक्सोनॉमी है, टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, जीवों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। जबकि जो सिस्टमैटिक्स है, सिस्टमैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, जीवों की विविधता पढ़ते हैं। अगर हमने कोई जीव देखा और उसको क्लासिफाई किया, किसका वो क्या होना चाहिए, जीनस क्या होना चाहिए, इसकी स्पीसीज़ क्या होनी चाहिए, या फिर जो भी जितनी भी हमें क्लासिफिकेशन आती है, हमने अपने स्तर पे हमें उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, तो वो किस में आएगा, टैक्सोनॉमी में आएगा। वही जीनस तो एक ही है, जीनस तो एक ही है, लेकिन उसमें बहुत सारी स्पीसीज़ है, यानी कि उसमें विविधता बहुत सारी है, तो वो किस में आएगा, वो आएगा सिस्टमैटिक्स में। तो वो किस किस पे डिपेंड करता है, जिसका संबंध विकासवाद से, पारिस्थितिकी और आनुवंशिकी से भी है। टैक्सोनॉमी की प्रक्रिया के दो मुख्य चरण हैं। तो टैक्सोनॉमी में मेनली दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, दो चरण हैं इसके मेनली। पहला है क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड है नॉमेनक्लेचर। पहला है क्लासिफिकेशन में क्या है कि हमें जो कोई जीव है वो ऑलरेडी है, जो जीव है वो ऑलरेडी है, और हमें बस उसको एक क्लासीफाई करना है कि ये किस फाइलम में आएगा, मतलब वो ऑलरेडी हमें नोन है, पता है, पहले से है वो पौधा या वो जीव, बस हमें उसकी पहचान करनी है उसके गुणों के आधार पर, तो वो किस में आ जाता है, क्लासिफिकेशन में आ जाता है। वहीं अगर आप नोमेनक्लेचर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि वो पहले से ऑलरेडी है नहीं, हमें उसको एक नया नाम देना है, तो जब हम उसको नया नाम देंगे तो वो नॉमेनक्लेचर में आएगा। और अगर पहले से है कोई वो और सिर्फ उसकी पहचान करनी है उसके गुणों के आधार पे, तो वो किस में आएगा, क्लासिफिकेशन में आएगा। अब हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन की थोड़ी बहुत हिस्ट्री। तो प्राचीन काल में वर्गीकरण कैसे होता था। प्राचीन काल में 365 औषधीय पौधों की सूची बनाई गई थी, जिसे सम्राट सेनोंग से जोड़ा जाता है, कोई एक राजा थे उनसे जोड़ा जाता है। और प्राचीन मिस्र में, ये था चीन की बात, और यह है मिस्र की बात, 1700-1600 ईसा पूर्व में औषधीय पौधों का वर्णन देखने को मिलता है, यानी कि उन्होंने अपने लेवल पे कुछ क्लासिफिकेशन कर रखी थी उस टाइम पे। अब जो हम देखते हैं बात का, वो है क्लासिफिकेशन में जाना माना नाम देखने को मिलता है अरस्तु का। तो ये यूनान के थे और उन्होंने समुद्री जीवों का अध्ययन किया और अनेक जीवों को क्लासिफाई किया। तो उन्होंने किस तरीके से क्लासिफाई किया, उनका क्या तरीका था, तो उन्होंने बहुत सारे उदाहरणों का अध्ययन किया और उनमें से बदलने वाले जो गुण थे उनको अलग किया, और जो स्थायी गुण है उनके आधार पर उनकी परिभाषा बनाई। अब हम आगे देखते हैं कि अरस्तु के ही शिष्य थे थियोफ्रेस्टस, जिन्होंने वनस्पति विज्ञान में बहुत काम किया है। अरस्तु की जो पद्धति है 19वीं सदी तक प्रभावी रही, और बाद में जो चार्ल्स डार्विन आए, उन्होंने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में विकासवाद का सिद्धांत दिया। इससे वर्गीकरण की सोच में बदलाव आया। आज का टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस।